नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आपके साथ एक बार फिर से मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शुभेंदु। नमस्कार। दरअसल आज बात देश के जनजातियों की, उनके स्वास्थ्य की, उनकी सेहत की। केंद्र सरकार ने जनजातियों की हेल्थ से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सरकार ने इनकी आबादी के बारे में, उनके हेल्थ और उनकी पोषण से संबंधित व्यापक जानकारी युक्त पहला ऑनलाइन मंच शुरू किया है। दरअसल देश के जनजातीय लोग, जो कि देश की जनसंख्या का 8.6% हैं, 3 स्तरों पर, जी हां, 3 लेयर्स पर अपनी सेहत से इस वक्त जूझ रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में कुपोषण और संक्रामक रोग, मसलन मलेरिया, टीबी का प्रकोप है। तेज शहरीकरण की बात हो या फिर पर्यावरणीय असंतुलन की बात हो या फिर चुनौतीपूर्ण जीवन शैली से उन्हें शुभेंदु कैंसर की बात होती है, हाइपरटेंशन की बात आती है, साथ ही साथ डायबिटीज जैसी गैर संक्रामक बीमारियां जो हैं वो उनमें लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा जो तीसरे स्तर पर जनजातियों को मानसिक स्वास्थ्य से भी जूझना पड़ रहा है। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र में मौत के मामले भी गंभीर हैं। हम इस कार्यक्रम के जरिए इन तमाम पहलुओं पर अपने विशेषज्ञ मेहमानों की जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा और खासकर ये जो पोर्टल की जो शुरुआत की गई है, उस पोर्टल के क्या कुछ मायने हैं। Absolutely, Aseem. Well, Atmanirbhar Bharat cannot be imagined till all vulnerable groups and communities in the country are able to access the fruits of development and move towards self-reliance. Today, in our special program, we will talk about welfare initiatives targeted at the tribal population. We'll assess their ground situation as well. They're around 8.5% of India's population. A number of key initiatives have been taken by the concerned ministry, as Aseem just mentioned, a web portal dedicated to the health and youth empowerment of the tribal population. We'll focus on all of that. Let me introduce you to the eminent guests who are joining us in Atmanirbhar Bharat today. We have with us Dr. Navaljeet Kapoor, Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs. So welcome, sir, to the program. Ashwin Deshmukh, Vice President, Piramal Swasthya, an important associate of the Initiatives for Tribal Welfare. Professor K.V. Somasundaram, Director, Center for Social Medicine, PIMS. Warm welcome to all of you. लेकिन हम शुरुआत डॉक्टर नवलजीत कपूर, जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में, सर हम आपसे करना चाहेंगे इस कार्यक्रम की शुरुआत। और सर मेरा पहला सवाल अपने दर्शकों की भी समझ के लिए और हम अपनी भी समझ के लिए कि आखिर इस तरह की कवायद, इस तरह की पहल की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस वक्त पूरे देश में, भारत में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है सर, उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, जो उनकी हेल्थ स्थिति, जो हेल्थ स्टेटस है, उसको आप कैसे देखते हैं, किस तरह से जज करते हैं? धन्यवाद असीम जी। ट्राइबल हेल्थ को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि जो ट्राइबल से रिलेटेड बैकग्राउंड है उसको जानना। जैसा आपने बताया कि ट्राइबल इंडिया में लगभग 8.5% है, और अगर हम देखें, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, वहां पे भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी, रिमोटेस्ट एरिया में है, बॉर्डर्स में है, और सब जगह पे जो ट्राइबल्स हैं, बट रिमोटनेस के कारण एक जो छोटे छोटे कई ग्रुप्स में भी हैं, कई ऐसे एरियाज हैं जहां पे 90% पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की। और जैसे जैसे हम, मान लीजिए, स्टेट कैपिटल से रिमोट एरियाज में जाते हैं, वहां पे हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम नेचुरल है, बट और जैसे हिली एरियाज में जाएं तो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ती जाती हैं। तो रिमोटनेस एक पहला फैक्टर है अगर हम ट्राइबल हेल्थ की बात करें। दूसरा, हम देखें हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। अगर ट्राइबल्स का हम नेचर देखें, कल्चर देखें, ट्रेडिशंस देखें, तो वो हैप्पी गो लकी टाइप हैं। उनको यही नहीं पता है कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमने एक हेल्थ कैंप किया जिसमें लगभग 200 जो थे 35 to 50 ईयर्स के बीच में जो ट्राइबल्स थे वो आए। उसमें आई का वो हेल्थ कैंप था। उसमें जब हमने पाया, लगभग 70% लोगों को चश्मा था और 50% लोगों को एडवांस स्टेज ऑफ कैटरेक्ट था, बट उनको ये पता ही नहीं था कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनका जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है वो उनको ये मालूम ही नहीं है कि इस तरह की हमें जो प्रॉब्लम्स हैं, और हैप्पी गो लकी है। तीसरा, अगर हम देखें जो ट्राइबल्स में, अगर हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड, अकेले हेल्थ को आप नहीं देख सकते, उसके साथ आपको एजुकेशन और लाइवलीहुड को भी देखना पड़ेगा। ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो लिटरेसी है, चाहे पॉवर्टी है, चाहे
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जैसा कि आपने बताया, इनको तीनों को इकट्ठे देखना पड़ेगा। रिमोटनेस के कारण इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं, ट्राइबल्स के लिए रिलैक्स्ड नॉर्म्स होने के बावजूद भी जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की। एक विषय आपने और उठाया, जो ट्राइबल्स को किस तरह की डिजीजेज हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ट्राइबल्स की जो डिजीजेज हैं वो जनरल पॉपुलेशन की डिजीजेज से टोटली सेपरेट है। अगर जनरल पॉपुलेशन को हम देखें तो उसमें लाइफस्टाइल डिजीजेस ज्यादा हैं, जैसे डिप्रेशन है, आप आजकल देख रहे हो ब्लड प्रेशर है, रीनल डिजीजेस हैं और ये डायबिटीज है। बट ट्राइबल्स की जो डिजीजेस हैं जैसे फीवर हो गया, मलेरिया हो गया और जेनेटिक डिजीजेस होगी, उस तरह की डिजीजेस ज्यादा हैं। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो ट्राइबल्स की हेल्थ केयर के लिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेसिक चाहे उनकी न्यूट्रिशन को भी ध्यान दे लें तो भी हम काफी सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम उनको अवेयरनेस भी कर दें तो ट्राइबल्स की जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको बाकी जो जनरल पॉपुलेशन के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से अलग देख के चलना पड़ेगा। लास्ट में जो एक प्रॉब्लम थी कि आप जानते ही हैं पिछले कुछ सालों से ये ट्राइबल हेल्थ की बात हो रही है, उससे पहले एक जनरल हेल्थ की बात होती थी, कभी भी ट्राइबल स्पेसिफिक हेल्थ की नहीं बात होती थी। जब से हमने ट्राइबल हेल्थ की बात करनी शुरू की है तो उसमें एक लैक ऑफ डेटा ऐसा था कि जब भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज हुए तो उसमें ट्राइबल स्पेसिफिक हेल्थ डेटा बहुत ज्यादा नहीं आ पाता था। तो सबसे पहले हमें यह जरूरत लगी, माननीय मंत्री जी ने जब पदभार संभाला तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें जो है ट्राइबल से रिलेटेड हेल्थ डेटा इकट्ठा करना चाहिए। उसी के विषय में जो ये ट्राइबल हेल्थ पोर्टल है जिसकी आपने डे बिफोर यस्टरडे जो ये लॉन्च हुआ, तो उसी सिलसिले में हमें ये जरूरत पड़ी कि ट्राइबल हेल्थ पोर्टल बनाया जाए जिसमें सब तरह का डेटा हो, चाहे वो ट्राइबल से रिलेटेड डिजीजेस हैं, चाहे वो हमारे पार्टनर्स हैं जो इसमें साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ये जो हेल्थ पोर्टल है। Right. Ashwin Deshmukh ji, if we can come to you. We got a broad overview of the health, the social condition of the tribal population in our country. If we talk about the initiatives taken by the government, especially the portal, the tribal Swasth portal, if we can talk about that, what kind of digital intervention is it? In what manner will it sort of connect the health infrastructure that exists in the country with the tribal population in the manner that they need it? And how in part is the tribal population also to use such a digital platform? If you could give us a bigger picture. Right. So thank you so much for inviting us to this esteemed show. Like Dr. Naval Kapoor mentioned earlier, that there was an extreme need to have tribal specific data and information just to formulate certain policies around tribal healthcare. That was the first and primary objective to create this portal. The second is absolutely necessary to create those customized interventions for the tribal population. Their solutions will not be what are the solutions for the urban or the rural population, but tribals will need a very specific designed interventions. The second is, the scarcely populated, there's a huge diversity. They are spread, like Dr. Naval Kapoor said, they're spread from Northeast to Andaman to, the western parts of India as well. So each geography might have a different challenge, not just in terms of access, but in terms of the diversity, the cultural beliefs. So the interventions need to be customized. One of the key highlights of the portal is the sickle cell anemia corner. That's very specific, very specific to the tribal population, where they can themselves register. People who have the trait or the disease can themselves register on this portal, and they would get access to treatment as well as financial assistance as well through the ministry. So that's very, so it's integrating right from the policy level to the community level as such. So that's the first step that we are taking. Going forward, the idea is to, also integrate the tribal health plan as well as the budgets which are allocated towards the tribal health.
and make it more transparent, make it more inclusive for the community to, access their own data, what's happening on their, where the government is spending on their healthcare and well-being. And just one point, Aseem, about the infrastructure, digital infrastructure, because when you say that tribals can register themselves on a particular portal, to what extent do they have access to such digital services? Do the central service centers which sort of impart Digital India services across the country, will they become important in this as well? शुभेंदु जी, इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हर एक को ये लगता है कि जो ट्राइबल्स हैं वो डिजिटली उतने एडवांस नहीं है, टू सम एक्सटेंट इट मे बी राइट आल्सो, बट ऐसा हम लोग भी यहाँ बैठ के समझते थे। बट आज की डेट में हम लोगों का एक स्कॉलरशिप पोर्टल है जिसमें 30 लाख ट्राइबल्स को डीबीटी होता है हर साल, और वो सारे के सारे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। लास्ट 15 मई को ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, जो कि एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम था, वो लॉन्च किया। तो हमें ये लग रहा था कि जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करनी है, कि इसमें कैसे लोग अप्लाई कर पाएंगे इतने डिस्टेंस से। आप विश्वास नहीं करोगे, 2 महीने के अंदर हमारे पास 31,000 एप्लीकेशंस आई मेंटीज की, और 6,000 एप्लीकेशंस लगभग आई मेंटर्स की। और इसमें सीएससीज की जो आप बात कर रहे हो, वो सीएससीज जो हैं वो भी ट्राइबल मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, और जहां जहां पे सीएससी है वहां पे ट्राइबल जाके अपना डेटा अपलोड कर सकता है, अपनी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें अप्लाई कर सकता है। सीएससीज ऑलरेडी जो ट्राइबल सब प्लान है उसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इसका कहने का मतलब नवलजीत जी यही हुआ ना कि हम लोग एक जो सोच है कि ट्राइबल पॉपुलेशन डिजिटली उतने जागरूक नहीं है, उनके पास उतनी समझ नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं बहुत से लोग लाखों के हजारों के तादाद में आते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो बताते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन मैं अब रुक करूंगा प्रोफेसर केवी सोमसुंदरम जो कि निदेशक हैं PIIMS के। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है खासकर PIIMS, वो वर्षों से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी स्वास्थ्य को लेकर वो लगातार स्टडी भी करती आ रही है संस्था, और बहुत सारी डेटा इकट्ठी करके जो देश के लोग हैं उनके सामने प्रस्तुत करने का भी काम कर रहा है। सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो परवरा मॉडल ऑफ ट्राइबल हेल्थ है वो क्या है, किस तरह से ये कैटर कर रहा है जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी and good afternoon to all panel experts. Pravara Institute of Medical Sciences, deemed to be university, has been engaged in the development of a comprehensive primary to tertiary level tribal healthcare model in a selected area in Ahmednagar district of Maharashtra. Ahmednagar district of Maharashtra has one tribal block called Akole, and wherein, as part of our institutional social responsibility, we have adopted 100 villages, and we have developed a comprehensive tribal healthcare model in these 100 villages, wherein we have a tertiary level hospital, 1,250 bedded medical college hospital is connected to our own primary healthcare centers, and then down below to a primary healthcare center we have mobile hospitals and motorbike ambulances and motorbike health clinics, and also at the village level we have 3 layers, that is a Gram Arogya Bank, which is again manned by the local tribal healers and the local tribal women. Gram Arogya Bank. Yeah, Gram Arogya Bank. Okay. So which is owned by the local community only. And similarly we have about an army of trained healthcare workers. We call them as a female health volunteer, Arogya Mitra. They are called Arogya Mitras. They can be a female health volunteer or a school teacher or a traditional healer or
a traditional birth attendant or a retired person who is interested to work for their own community in that. So we have developed a 5-layer healthcare model, and that 5-layer healthcare model has both forward and backward linkages. It means that the community at the different levels, they can take the help of the trained people up to the primary healthcare level to again tertiary level through telemedicine. That is, we call it as a e-health model. ओके, तो जी, तो सर कहने का मतलब ये कि जो सामुदायिक स्तर पर जो एक सहयोग का रुख है ट्राइबल्स पीपुल्स का, वो लगातार वहाँ पे मिल रहा है, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया महाराष्ट्र के अकोले का। लेकिन नवलजीत जी, जो पार्टिसिपेशन की बात प्रोफेसर सुंदरम कर रहे हैं, उसका जिक्र आपने भी थोड़ी देर पहले किया, किस तरह से लोग आते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करते हैं। लेकिन सर मैं एक बार फिर से उसी बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आजकल के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जो मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ अलग हैं, लेकिन जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, 8 से 10 स्टेट्स, उनके पॉपुलेशन को कैसे देखा जाए, उनको किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, उनकी मानसिक स्थिति को समझा जाए, तभी हम उसको, उनके प्रॉब्लम्स को हम समझ पाएंगे। जी, जहां तक जो ट्राइबल हेल्थ केयर का सवाल है जी, तो एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ साथ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो आयुष है, वो नोडल मिनिस्ट्रीज हैं जी। ट्राइबल सब प्लान जो है उसमें 41 मिनिस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसका ऑलमोस्ट 2,25,000 करोड़ के करीब साल का बजट रहता है जी, जिसमें 70% के करीब स्टेट्स का रहता है, बाकी 51 जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका बजट रहता है, और जो गैप फिलिंग का रोल है वो हमारे मंत्रालय का रहता है। जैसे ही लास्ट ईयर, पिछले 1-1.5 साल की ही मैं बात बता रहा हूं, मैं 2015 से पहले की बात नहीं कर रहा हूं। 2015 में हमने जब देखा जो लिटरेसी रेट नॉर्मल पॉपुलेशन और ट्राइबल पॉपुलेशन में लगभग 14% का फर्क था, पॉवर्टी रेट में 19% का फर्क था, और अगर हम एक प्राइमरी इंडिकेटर देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें 4% का फर्क। तो एक ट्राइबल हेल्थ एक्शन प्लान बनाया गया जो कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। ये हेल्थ एक्शन प्लान नीति के साथ और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, आयुष के साथ डिटेल में डिस्कस हुआ। सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टेट के इसमें ज्वाइन हुए, हमारे जो ट्राइबल वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं, ट्राइबल हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं। उसके बाद इसका सभी जो बाकी इस ट्राइबल हेल्थ के साथ जुड़े हुए एनजीओज हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, उनके साथ 20 मार्च को एक नेशनल कन्वेंशन होनी थी जो कि कोरोना के कारण से लेट हो गया। फिर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एक्शन प्लान जो कि मिनिस्ट्री ने खुद जो प्रवारा मॉडल है उसको एक पीपीपी मॉडल में बनाने के लिए उस पे एक पहल की है। फिर कंसल्टेटिव कमेटी हेल्थ की माननीय मंत्री जी ने एक सभी स्टेक होल्डर्स को एक फ्रंट प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए जनवरी में एक पार्लियामेंट में कंसल्टेटिव कमेटी ऑन हेल्थ हुई। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन हेल्थ फॉर वुमेन हुआ। तो आप इससे जान सकते हैं कि जो सरकार है उसका ट्राइबल हेल्थ के प्रति कितना उसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो ना सिर्फ सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बट इसमें हमारे करीब 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं और ऑलमोस्ट 65 के करीब एनजीओज हैं। जहां पे सरकार नहीं पहुंच पा रही है वहां पे ये एनजीओज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच रहे हैं। और एक और छोटा सा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, ये सारा का सारा जो ये हेल्थ एक्शन प्लान तैयार किया गया, ये हमने गैप एनालिसिस के बेस पे, जो कि अंत्योदय मिशन में रूरल डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेटा है, जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले डॉक्टर्स और दूसरे लोग हैं, उनके डेटा के बेस पे किया। और आयुष में जैसे आप जानते हैं, आयुष स्कीम के अंदर जितने भी ट्राइबल्स हैं जो अपने उनसे रजिस्टर हुए हैं, आयुष में हर एक के लिए जो उनका चाहे प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी है, टर्शरी ट्रीटमेंट है, वो 100%
उसमें फ्री है। Right. Dr. Somasundaram, if I can come to you, sir. When we talk about tribal welfare, to what extent is it also tribal-led welfare? Because traditionally we also knew that in the context of Atmanirbhar Bharat, the tribals did form an Atmanirbhar self-reliant community. The local habitat where they would live, their resources, their vocation would be related to that. In that sense, traditional medicinal knowledge, medical knowledge, are those also codified? Are they also being used to sort of bring in welfare programs to the tribals? To what extent is that aspect being taken care of? Yes, actually, tribals have their rich knowledge of the tribal medicine. Not only the tribal medicine, they have a enriched knowledge of the food items they consume. So, it is required to nurture and recognize these traditional knowledge and of course to channelize those resources properly. So we have undertaken a number of research projects on this, and even at the state level we are now undertaking a major research on the documentation of all the traditional tribal medicine, ethno-medicine and healing practices of all the 43 tribal communities in Maharashtra. One is documentation and second is identifying the traditional healers and training them through a certified program so that they can be brought under the mainstream of the primary healthcare delivery system. That is very, very important. Second is documentation of all the wild food and items which they consume, so that we know what is the nutritional values of all the forest and wild food items and fruits and flowers and everything, so that we can properly document them and process them and bring it to the mainstream. That is the second activity, because to take care of the nutrition of the tribal population. And the third is engaging in all these activities the local tribal community, because we cannot do anything without their active participation. Especially like we have, as part of a sustainable health and development project that we are now implementing in the tribal and rural areas of Maharashtra, wherein very innovative healthcare delivery models and nutritional models we are promoting. One of the important nutritional model is the using the spirulina. So we have trained the local tribal self-help groups to produce spirulina, which is a highly nutritious product, so that they consume this. Second is all locally available pulses and cereals. We made a locally available Shakti Plus powder, so that they consume the same Shakti Plus powder, which is based on the locally available like ragi and many other items which are locally available, but over a period of time they are not consuming those. So bring them back to the mainstream so that they consume all the nutritious items. और इसके लिए भी सर देखिए, हाँ, जो आयुष मंत्रालय वो भी लगातार काम कर रहा है कि जो लोकली प्रोड्यूस जो इस तरह के मेडिसिन हैं उनके बारे में उनसे ज़्यादा किसी को और भला कैसे जानकारी हो सकती है, क्योंकि वो वहाँ के लोकल ड्वेलर्स हैं, उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी होती है। लेकिन अश्विन देशमुख जी, चूँकि आप पिरामल स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और इस वेबसाइट, इस पोर्टल को बनाने में आपका भी अहम योगदान रहा है, जो हमारे ट्राइबल भाई बहनें हैं वो उनको किस तरह की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल के जरिए मिल पाएंगी, ताकि अगर उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है वो अगर इस पोर्टल पे जाएं तो उन्हें जो समुचित जानकारी है वो उन्हें मिल सके? तो सबसे पहले तो इसमें आप देखेंगे कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, इन सब की जानकारी
इस पोर्टल पे है। अब जिले वाइज जितने भी 177 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनकी सारी जानकारी इस पोर्टल पे आपको मिलेगी। दूसरी, व्हाट आर द सर्विसेज दैट आर अवेलेबल, वो भी इंफॉर्मेशन यहाँ है। और तीसरी चीज जो कि हेल्थ प्रोफाइल जो आज तक नहीं थी इन ट्राइबल पॉपुलेशन की डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी आपको यहाँ मिलेगी। ये तीन चीजें हैं जो रेगुलरली हम अपडेट करते रहेंगे इस पोर्टल पे, और जिस किसी को भी एक्सेस चाहिए है वो होता रहेगा। दूसरी चीज ये है कि हाँ जी सर, दूसरी चीज ये है कि आगे चल के हम जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जितने भी डेवलपमेंट पार्टनर्स है, एनजीओज है, सिविल सोसाइटीज है, ये जो काम कर रहे हैं अलग अलग ज्योग्राफीज में, इनका सारा इंफॉर्मेशन भी इस पोर्टल पे है, नॉलेज रिपोजिटरीज करके, जो कि हमें ये बता सकता है कि किस एरिया में क्या काम कर रहा है, कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी काम नहीं कर रही है, और हम एक दूसरे से और सीख पाएंगे कि जो असम में बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या हम उसको मेघालय में ले जा सकते हैं, या हम वेस्ट बंगाल में झारखंड में ले जा सकते हैं, उड़ीसा में ले जा सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे कि डिपार्टमेंट्स है, सिविल सोसाइटीज है, कम्युनिटीज है, जो इंटरैक्ट कर पाएगी, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस शोकेस कर पाएगी। Right, we'll talk more on that. Dr. Navaljeet Kapoor, if I can come to you, sir. We know that welfare schemes are usually all interlinked. Health is closely linked with education, closely linked with vocation, accommodation, residential facilities that people may have. Now, a data that we were looking at, you could also confirm if it is correct, so over 50% of the tribal population over the decades since independence had to migrate from their original habitat. Now, though such migrations also bring challenges with them. They also constitute sometimes urban population who do not have good accommodation, or in rural areas engaged in vocations that are not their traditional vocations. So this migration of tribal population from their original habitat, to what extent do they make the matters complex for the administration to take welfare programs to them? शुभेंदु जी, आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय पे चर्चा का विषय उठाया है। ट्राइबल मिनिस्ट्री का जो मैंडेट है वो ट्राइबल माइग्रेशन एक मेन उसमें एक एरिया ऑफ कंसर्न रहा है। हमारे पास 24 TRIs हैं और काफ़ी जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं उसमें ट्राइबल माइग्रेशन को लेके पिछले कई सालों से स्टडीज हमारी चल रही थी। दिसंबर 2019 में एक दिशा फाउंडेशन है, उसने ऑलमोस्ट 10 ओरिजिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स और 6 जो डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं उनके बारे में देखा कि क्या क्या रीजंस हैं क्यों माइग्रेशन हो रहा है। तो 2 तरह के फैक्टर, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। पुल फैक्टर ये है कि जैसे जैसे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बड़ी स्टेट्स हैं वहां पे उनको इनकम ज्यादा मिलती है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि झारखंड से कुछ ट्राइबल्स जैसे लगभग 25,000 के करीब साल में गोवा जाते हैं और वहां पे फिशिंग करते हैं। जब हमने वहां पे देखा तो वहां पे जो आपने बताया कि उनके जो राइट्स हैं, उनके हेल्थ राइट्स क्या हैं, उनके एजुकेशन राइट्स क्या हैं, और वहां पे जब वो जाते हैं अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम चाहिए या उनको कोई और भी किसी भी तरह का कोई लीगल केस हो गया, उनकी जो सैलरीज हैं या वेजेस हैं वो उनको प्रॉपर मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो इस तरह से हमने डेस्टिनेशन और ओरिजिनेटिंग स्टेट्स को दोनों को जोड़ने के लिए एक ट्राइबल माइग्रेशन रिपोजिटरी भी का भी एक गठन किया है। उसमें जो ओरिजिनेटिंग स्टेट्स हैं जैसे झारखंड और गोवा, जो भी ट्राइबल्स जाएंगे उसके लिए एक मार्गदर्शिका भी हम लोगों ने बनाई है, ताकि और आत्मनिर्भर भारत में उनकी जो स्किल्स हैं वो भी हम लोग मैप कर रहे हैं, ताकि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट है, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, मेरे को नहीं मालूम आपको पता है या नहीं, बट कल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और रूरल डेवलपमेंट के बीच में एक करार हुआ है। लगभग 8.5 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ट्राइबल्स के हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में बने हुए हैं, उसमें मंत्रालय और रूरल डेवलपमेंट वो दोनों मिलके काम करेंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चर में भी जो एक आत्मनिर्भर भारत में जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की और आए थे, तो ट्राइबल्स एक नेचुरल एक एरिया है, और उल्टा मैं ये कहूंगा कि आज की डेट में एक ट्राइबल्स ही एक ऐसा एरिया बचा हुआ है जो कि नेचुरली ऑर्गेनिक है। तो उसमें भी
इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की बात हो रही है। पीछे एविएशन सेक्रेटरी और ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटरी के बीच में एक मीटिंग हुई। किसान उड़ान की भी एक स्कीम है। जैसे 5 अगस्त 2020 को लगभग लेह लद्दाख का जैसे 1 साल कंप्लीट हो गया था, तो वहां पे हमने टाटा फाउंडेशन के साथ मिलके 21 विलेजेस में FPOs बनाए, उनको रजिस्टर किया वहां पे। जैसे वहां पे एप्रिकॉट है, वेजिटेबल्स है, ताकि इतनी अच्छी क्वालिटी की वहां पे एप्रिकॉट आता है, बट वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता था, वो पहले ही खराब हो जाता था। तो इवन स्किल डेवलपमेंट में भी ये कोशिश की जा रही है कि जहां जहां पे ट्राइबल्स हैं, चाहे वो मनरेगा के अंडर हैं, चाहे वो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के प्रोग्राम हैं, फूड प्रोसेसिंग है, MSME सेक्टर है, 1 मिनिस्ट्रीज जो मिलके काम कर रही हैं, वो उससे ये जरूर होगा कि आत्मनिर्भर भारत में ये कोशिश की जाएगी कि जो सबसे पहले जो ट्राइबल्स को उनके स्टेट में रोजगार मिले, और अगर वो किसी भी कारणवश किसी भी स्टेट में जाना चाहते हैं तो वहां पे उनको सारे जो उनके अधिकार हैं, चाहे वो राशन है, चाहे स्कूल है, चाहे एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है नवलजीत जी। जी। लेकिन सर मेरा सवाल ये होगा कि जो हम जानते हैं कि जो वन उत्पाद होते हैं, इस तरह के जो ट्राइबल्स जहाँ रहते हैं, वहाँ के जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उनको एक मार्केट मिलना, उसके लिए भी लगातार मंत्रालय काम कर रही है। लेकिन सर उसको उस उत्पाद को हम अगर अमेज़ॉन या इस तरह के जो ई-कॉमर्स के वेबसाइट हैं, उनके अगर जरिए उसको जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि उनकी आमदनी जो है उसमें और भी इजाफा हो जाए। इसको लेके मंत्रालय क्या कुछ सोच रहा है? ये जो आप कह रहे हैं कि जोड़ दिया जाए, ये ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जी। जो ट्राइफेड है वो एक हमारी नोडल एजेंसी है मंत्रालय की। उसमें पूरे इंडिया में लगभग पिछले 1 साल में 1150 बंधन केंद्र बने। उस बंधन केंद्र में हर बंधन केंद्र को अप्रोक्सीमेटली 22 लाख रुपया दिया गया, जिसमें कि वो अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पहले वो लेके आए, उसके बाद उस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग करें, फिर उनको ये ट्रेनिंग दी गई कि वो किस तरह से अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस करके उसको मार्केट तक ले आ सकते हैं। ट्राइफेड ने ना सिर्फ अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जो कि आप जाके देख सकते हैं, साइमल्टेनियसली अमेज़न के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, इवन जेम पोर्टल पे भी सारे के सारे जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अभी हमने एसोचेम के साथ, फिक्की के साथ और इवन अर्नेस्ट एंड यंग को एक पूरा प्रोजेक्ट दिया है कि किस तरह से इन ट्राइबल्स को एंटरप्रेन्योर भी बनाया जाए और उनके प्रोडक्ट्स ना सिर्फ इंडिया में बट पूरे विश्व में इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग की जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम है, उसमें भी जो फर्स्ट ईयर है उसमें 40% ऐसे ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स ने अपने आप को रजिस्टर किया है, जो कि फेसबुक के माध्यम से और गोल प्रोग्राम के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी बेच पाएंगे। ठीक है सर। सर शुभेंदु एक सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले सर मैं एक सवाल आपसे अश्विनी जी आपसे पूछना चाहूँगा, अश्विन देशमुख जी, कि सर ये जो आपने कहा कि हम फील्ड्स में हम जाते हैं और जो सैंपल्स हैं हम वो कलेक्ट करने का काम करते हैं, उन सारे जो डेटा है उसको फिर हम लोग पोर्टल पे डालने का काम कर रहे हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे ये जो सारा प्रोसेस है किस तरह से आप जाते हैं, किस तरह के आपके रिसोर्सेज हैं और ये जो डेटा कलेक्शन का काम है वो कैसे किया जाता है? तो इसमें 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हैं। एक जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ एज पार्ट ऑफ देयर COE काम कर रहे हैं, या जो फंडेड बाय ट्राइबल अफेयर्स हैं, लोकल NGOs हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और इस पोर्टल पे डालते हैं। उसके अलावा क्योंकि पिरामल स्वास्थ्य अक्रॉस इंडिया काम करता है, 20 स्टेट में प्रेजेंट है, हमारी खुद की 2500 लोगों की टीम है जो फील्ड में काम करती है। ये ग्राउंड लेवल पे जो बाकी NGOs है जो काम कर रही है उनसे जुड़ती है, उनसे डेटा कलेक्ट करती है और ये इस पोर्टल पे इकट्ठा लाते हैं। आगे चल के ये भी है कि हम ज्यादा वर्कशॉप्स इन लोगों के साथ करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को लाएंगे ताकि आइडियाज इवॉल्व हो। और जैसे स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं, क्योंकि उनके रीति रिवाज अलग है, उनके सोच अलग है, उनके बिलीव्स अलग है। सो ये हमको सामने लाना जरूरी है ताकि हम प्रॉपर इंटरवेंशंस डिजाइन कर पाए अच्छी तरीके से, उनका बाइन हो जो हमारे सॉल्यूशंस है उसकी तरफ।
हम को क्रिएट कर पाए उनके साथ। सो ये प्रयास रहेगा आगे चल के। जी, डॉक्टर नवलजीत कपूर, हम जब ट्राइबल लेड ट्राइबल वेलफेयर की बात करते हैं तो उसमें जो ट्राइबल यूथ है उनका महत्व कितना बढ़ जाता है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, वो है गोल प्रोग्राम जो है, जिसका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म होगा गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम, जो 5000 ट्राइबल यूथ को आप ग्रूम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरीके से ये लोग एक तरीके से एक चैंपियन होंगे, एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होंगे रिफॉर्म ऑफ चेंज के ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच। जैसा मैंने पहले भी बताया जी, ये एफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम है। मंत्रालय जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसा अश्विन जी ने भी बताया, जी। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मंत्रालय के पैसा लिए बिना खुद से काम कर रही। तो आप सारे जानते हैं कि जो आज की डेट में जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ये इतना एक इम्पॉर्टेंट मीडिया है, उसको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करें ताकि घर घर तक हम इस मीडिया के जरिए जो अपनी बात पहुंचा सकें। तो फेसबुक ने मंत्रालय को अप्रोच किया गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ये 100% फेसबुक द्वारा फंडेड प्रोग्राम है। इसमें 5000 मेंटीज की सिलेक्शन प्रोसेस था, जिनको 5 साल में ही किया जाएगा। ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा। फर्स्ट ईयर में 1000 मेंटीज और 500 मेंटर्स की सिलेक्शन करनी थी। उस प्रोग्राम में फेसबुक हर एक को एक मोबाइल भी देगा जो कि स्मार्टफोन होगा और 1 साल का इंटरनेट कनेक्शन। जो मेंटर्स हैं वो हर मेंटी को 1 हफ्ते में 2 घंटे ट्रेनिंग देंगे और उनको जितने सारे ट्राइबल से रिलेटेड विषय हैं हर वीक में जो स्पेशलिस्ट जो स्कीम्स हैं ट्राइबल्स के लिए, डिफरेंट मंत्रालयों की, स्टेट्स की, इवन जो एनजीओज हैं, सीईओज हैं, वो जो इस पे काम कर रहे हैं उसके बारे में भी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दिस इज अ प्रोग्राम गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होगा। उनमें 7 महीने की मेंटरशिप है और 2 महीने की उनकी इंटर्नशिप का ये प्रोग्राम है। तो इसमें ऑलमोस्ट 600 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस जो कि ट्राइबल वेलफेयर में हमारे जिसमें हमारे स्कॉलर्स पढ़ते हैं वो इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं। 30 COEs हैं, 24 TRIs हैं, 31 स्टेट्स हैं। तो ये सारे मिल के इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। और मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहूंगा, इसमें 25 MP ऐसे हैं जो कि बहुत ही शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम के जुड़े हुए हैं। जब मंत्री जी ने उन MPs के साथ एक मीटिंग किया तो कई MPs थे, वो ये कह रहे थे कि हम भी इसमें मेंटर बनना चाहेंगे। मतलब उस लेवल तक की इस प्रोग्राम को लेके लोगों में एंथुजियाज्म है। एक सर और एक पोर्टल की शुरुआत की गई है, ये है नेशनल ओवरसीज पोर्टल एंड नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल की शुरुआत की गई है ST स्टूडेंट्स के लिए। इसके बारे में सर अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहें आप। मंत्रालय की टोटल 5 स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जी। 2 स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, जिसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहते हैं। वो स्टेट्स इंप्लीमेंट करते हैं। जो 3 स्कीम्स हैं वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सबसे पहली है टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम, जो 246 टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IITs हैं, IIMs हैं, NITs हैं, उस तरह की स्कीम्स में हर साल 1000 बच्चों को मेरिट पे सिलेक्ट किया जाता है। दूसरी जो नेशनल फेलोशिप स्कीम है, जिसका पोर्टल आप बता रहे हैं ओपन किया मंत्री जी ने 1 दिन पहले, उसमें हर साल 750 जो फेलोज हैं उनको PhD और MPhil करने के लिए हर महीने 28,000 रुपया स्कॉलरशिप दी जाती है 5 साल के लिए। तो इस तरह से जो हमारे पास PhD बच्चे जो कि नेशनल फेलोशिप के अंडर कर रहे हैं, वो लगभग 4700 बच्चे हैं जो कि पिछले 5 साल में जिन्होंने इसमें रजिस्टर किया है। और टॉप क्लास स्कीम में लगभग 3000 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं। और नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप में हर साल 20 स्कॉलर्स को PhD करने के लिए उनको फॉरेन में भेजा जाता है। और आज की डेट में लगभग 15 कंट्रीज में 45 स्कॉलर्स हैं जो कि इसके वहां पे उच्च माध्यम की शिक्षा पा रहे हैं। और इन सबका डेटा कि सरकार ने पिछले साल स्टेट्स को कितना पैसा दिया प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए, टॉप क्लास में कितने बच्चे गए, हमने इसका पूरा का पूरा डेटा जो सभी 5 स्कीम्स को
डीबीटी मिशन की गाइडेंस के अंडर इसको dashboard.tribal.gov.in आप उस पर क्लिक करेंगे, चाहे वो एनजीओ स्कीम हो, चाहे वो ये 5 स्कॉलरशिप स्कीम हो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक डेटा देख सकते हैं कि उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बेनिफिट मिला, उसमें से कितनों के पास आधार है, कितनों के पास नहीं है, कितने हॉस्टलर हैं, डे स्कॉलर्स हैं। तो इस स्कीम, इन 5 स्कीम के अंडर लगभग 30 लाख के करीब एक साल में स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। और मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इवन जब कोरोना में सब जगह पे लॉकडाउन था, तो मंत्रालय ने उस समय में भी लगभग 1500 करोड़ रुपया पिछले 3 महीने में सभी जो स्टूडेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से और हमारे जो डीबीटी के माध्यम से इन सब बच्चों तक पहुंचाया। ठीक है सर। Dr. Somasundaram, come to you, sir. We were talking about how India has a diverse tribal population, different parts of the country, each perhaps requiring a unique health, educational intervention. If we talk about the Northeast in particular, Northeast of India, diverse 150 different tribal communities, perhaps even more. It also comprises nearly 12% of India's tribal population. So what kind of interventions do you think Northeast in particular calls for, both in health, education, youth empowerment? What is your assessment over the years? Actually, since as you rightly said, each tribe is specific by its own culture and other things. So one has to study in detail the cultural diversity and their socio-economic and other aspects, and design programs which are tailor-made, because there cannot be one model which can be emulated all over the country. So we have to have tailor-made developmental programs which are not only just health, because health cannot be an isolated project as such. It has to be a comprehensive developmental project where we have to address all the issues of livelihood, migration, health and other aspects, education and all these aspects. So actually we have promoted recently a research and development center, Center for Research and Development in Tribal Health and Services, wherein we are promoting the locally, you identify the local unemployed youth and other people who require to be trained. So there can be a skill development training center which has to be at the grassroots level. You identify the people and develop the skills of these local people. That is, building the capacity of the community is very much required. Here, when you see most of the non-tribal area people are not ready to go and work in the tribal areas. So it means that, suppose if I have a primary health center in Akole tribal block and I don't get adequate staff, qualified staff for that to man that primary health center, that what I have to do is I have to train the local tribal youth as a nurse or as any other paramedical worker, or if required maybe a graduate doctor, like that. So it means that we have to identify the needs of the local people and develop a comprehensive developmental center which is to be based on the local requirements. So like Northeast has its own distinct requirements for that particular area, and you have to develop a developmental model for Northeast. Similarly for other plain areas, you have to develop a different model for that. So it has to be a need-based and area-based comprehensive development models have to be developed. That's why actually the Ministry of Tribal Affairs has taken a important initiative of integrating tribal health and tribal development with other ministries also. That is a very important initiative, and livelihood is very important, where
we have to involve all the local tribal people for their own development. बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अश्विन देशमुख, ये भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आप लोग भी इसको बात को ज़रूर फेस करते होंगे कि जब आपकी टीम जाती होंगी इस तरह के एरियाज़ में, इस तरह के क्षेत्र में जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं, एक तो हम जानते हैं कि हालांकि इस सरकार में कम से कम ये कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही उसकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। कनेक्टिविटी की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, बेसिक जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उनकी बात कर लें, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, और इसको आप और भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जहां कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम है। वो लोग अगर आना भी चाहें शहरों की तरफ या अपने हेल्थ को लेके, तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट होती है उन्हें भी आने में और बाकी सुविधाओं को भी उन तक पहुंचने में। इसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे, आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा है? तो ऑब्वियसली आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी सही है दैट ये ट्राइबल रीजन्स में एक्सेसिबिलिटी हमेशा चैलेंज रही है, नेटवर्क कनेक्टिविटी चैलेंज रही है, जो रोड्स है उसमें भी थोड़ा बहुत चैलेंज था। पर अगर आप देखेंगे कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने हैं वो अभी सरकार ने प्रायोरिटाइज किए हैं आकांक्षी जिलों में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स टुडे आर द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। सो उसमें हम सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो कि सब सेंटर्स हैं बहुत, जो कि कम्युनिटी के अंदर बने हुए हैं। सो वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को पे जोर दिया जा रहा है जी, जहां पे कि लोकल जो ट्राइबल से जो जुड़े ट्राइबल पॉपुलेशन से ही बने एएनएम्स है, आशाज है जो जुड़े हैं, ताकि जो कोहेसिवनेस है वो बनी रहे, जो सर्विस डिलीवरी है वो कंटिन्यूअस रहे। आगे चल के जो मिनिस्ट्री का जो ट्राइबल मिनिस्ट्री का जो सब प्लान है उसमें सैटेलाइट सेंटर्स खोलने का भी प्लान है। तो सैटेलाइट सेंटर में जाके जहां हम टेक्नोलॉजी से टेलीमेडिसिन है, टेलीमेंटरिंग है, टेली एजुकेशन है, ये सारी चीजें जोड़ेंगे और सर्विसेज जितना क्लोजर टू द कम्युनिटी ले जाएंगे वो उसके तहत हम ये सब सर्विसेज डिलीवर करेंगे। One more aspect that we've also seen in certain districts of Madhya Pradesh and Jharkhand is that for accessing direct benefit transfer is also being given where people are not able to access the 108 or 102 services क्योंकि roads नहीं है या communication नहीं है, फोन करके हम एम्बुलेंस बुला नहीं पा रहे हैं, तो वो कोई भी अपनी व्हीकल लेके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और उनको पूरा कंपनसेट किया जाता है। So there are ways and means how they're getting customized at the ground level. This is what we've seen in last 3 to 4 years. लेकिन जैसा सर आपने कहा कि जो वेलनेस सेंटर्स है वो खुल गए हैं और आयुष्मान भारत का जो लाभ है वो लगातार उन लोगों को भी मिल पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सरकार की ये पहल जो है बहुत ही सराहनीय है। लेकिन नवलजीत जी, मेरा सवाल ये होगा कि ये जो सेंटर्स की स्कीम्स हैं वो हम जानते हैं ग्राउंड जीरो पे पहुंचाने के लिए जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनका भी बहुत अहम रोल हो जाता है, खासकर ट्राइबल एरियाज़ में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए। अगर मैं खासकर पूछूँ आपसे, स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या कुछ रोल आप देख पा रहे हैं, किस तरह का उनका रोल, एक पॉजिटिव रोल जो है उन्हें प्ले करना चाहिए या फिर वो कर रहे हैं? अगर हम हेल्थ को देखें तो एज पर बिजनेस रूल्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं तो उनके डोमेन में हेल्थ का सब्जेक्ट आता है। बिल्कुल। एंड सेकेंडली जो मिनिस्ट्रीज में, नोडल मिनिस्ट्रीज में देखें, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और आयुष, और जहां तक ट्राइबल वेलफेयर है उसका कोऑर्डिनेशन का ओवरऑल जो ट्राइबल हेल्थ से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर की है। और इसमें इन तीन के साथ साथ स्टेट्स के साथ तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी जो उनके पीआईपी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें स्पेशल कंपोनेंट जो ट्राइबल हेल्थ प्लान का है, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में और ट्राइबल के रिमोटेस्ट एरियाज में जो हेल्थ से रिलेटेड गैप्स हैं उसके लिए भी जो बजटिंग है वो पीआईपी में ट्राइबल सब प्लान के अंडर की जाती है। साइमल्टेनियसली जो जिन एरियाज में स्टेट्स के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जैसा अश्विन जी ने भी बताया, प्रोफेसर सोम सुंदरन ने भी बताया, आप भी जानते हैं कि जो इंडिजिनस ट्राइबल नॉलेज है और जो ट्राइबल हीलर्स हैं, ट्राइबल्स का सदियों से उन पे बहुत विश्वास रहा है जी। तो वो एक ऐसा कंपोनेंट था जिसको हम ये पा रहे थे कि वो मिसिंग है, कि उनको थ्रू हम ट्राइबल्स को कैसे मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ सके। तो इसमें उत्तराखंड टीआरआई को हमने एक नोडल टीआरआई बनाया और जो हमारे 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जो कि हेल्थ में काम कर रहे हैं,
असम में जैसे नाइपर है, जोधपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उत्तराखंड में पतंजलि है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ नर्थ है जो कि ICMR का पार्ट है, और माता आनंदमयी इंस्टीट्यूट है जो कि साउथ में है। इस तरह से जितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, एक भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे NGOs हो, जब तक इनका एफर्ट्स इंटेग्रेटेड नहीं होगा तब तक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एक्शन प्लान का जो सपना है, जो हम लोगों ने सोचा है कि जो हेल्थ है एट द डोर स्टेप ऑफ द ट्राइबल्स, जो परवारा मॉडल है, वो तभी पहुंच सकता है अगर ये सब लोग मिलकर इकट्ठा काम करें। Right, Dr. Kapoor, if we talk about integrated effort of center and the state, particularly in the given time when the COVID pandemic is something that we are facing, many tribal districts are part of what we call hotspots where cases have risen significantly. At the same time, we know significant part of tribal population is also living below the poverty line. Now, when these put together, it presents a worrisome situation. So, what specialized intervention have been planned for tribal population health interventions given the COVID situation? Sir, if we see the COVID data, though there was no specific data in respect of the tribals, but what we found that tribals are the only areas where the COVID had not reached. It reached only those areas where the migrant population came back. And in recently, what study has been done by IIT Delhi, they have found that in 178 tribal dominated districts which have population of more than 25%, there are only 3% cases of India. तो अगर हम देखें कि अगर वहाँ की 100 पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें अगर 25 ट्राइबल्स हैं, तो कोविड उसमें से सिर्फ 3% है 100 में से. But you mentioned migrant population, sir. We know urban areas are more vulnerable. In that, the migrant population. Yes. और उसके लिए एक स्पेसिफिकली हर स्टेट्स के साथ जो हमारी दो स्कीम्स हैं, SCA2 TSP और 275, जिसमें हम स्टेट्स को ग्रांट देते हैं. इस बार हमने स्टेट्स को ये कहा कि आपने सिर्फ 3 सेक्टर्स में, सबसे पहला प्राइमरी होगा हेल्थ, सेकंड होगा एजुकेशन, थर्ड इज लाइवलीहुड. सारा का सारा खर्चा मेन इन 3 सेक्टर्स में करना है. और उनको कोई भी PPE किट्स की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है, उसके लिए ट्राइफेड को एक नोडल एजेंसी बनाया कि जे अगर किसी भी स्टेट को किसी भी तरह की ट्राइबल एरियाज में या ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में जरूरत है, तो उसकी भी हम लोग भरपाई करने के लिए एक खुले दिल से उनको ये कहा है कि आपको कोई भी इसमें फंड्स की कमी नहीं है. ठीक है सर, चूंकि हमारे पास समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट हम आप लोगों से लेना चाहेंगे. नवल जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि हम तो लगातार जो देश के जनजाति हैं उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की और रोजगार की बात की, लेकिन सर मेरा आखिरी सवाल ये कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, खासकर प्रिमिटिव ट्राइब्स के जो ग्रुप्स हैं, उन पे हम अभी तक बात नहीं की. एक आखिरी कमेंट, उन तक पहुंचने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? ट्राइबल्स में 2 तरह के ट्राइबल्स हैं. एक तो जो शायद आप PVTG की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उसमें 75 PVTGs हैं. तो जो अंडमान में जो PVTGs हैं उनका नंबर बहुत ही कम है. मे बी टोटल PVTGs मिला के 2500, 3000 या 4000 के करीब होंगे. तो PVTG के लिए हमारे जो डिपार्टमेंट में एक अलग पूरा का पूरा एक स्कीम ही अलग है, जो कि PVTG से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट है. वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या जैसे अंडमान में वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वहाँ की जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट हैं जो कि सिर्फ PVTG के लिए देख रहे हैं, तो उनके साथ मिलके PVTG से जो रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं कि उनको आपने मेन स्ट्रीम में लाना भी है और उनका जो कल्चर है उसको भी आपने मेंटेन रखना है ताकि वो हेल्थ. Dr. Kapoor, we're just running out of time. If we can also get some input from Ashwin Deshmukh. Your final thoughts, Ashwin, very briefly. How do you see digital interventions as the road ahead to accelerate development for tribal welfare? Very briefly, Ashwin. So, going forward, Piramal Swasthya is going to launch a tribal health collaborative where we are going to work with large international donors, local implementation partners as well, to take forward both the agenda. One is of digital health. How do we take
healthcare to the last mile, and we all know that technology is that enabler which will take us through that to that last mile. And the second part is how do we facilitate the entire work that the health department and tribal ministry is trying to do here. Right. On that note, we wish we could continue the engaging discussion, but we'll have to thank all our three special guests. Dr. Navaljeet Kapoor, thank you very much for joining us. Also, Ashwin Deshmukh, Professor K.V. Somasundaram, thank you very much for your inputs on the crucial issue of tribal welfare. Thanks very much for being on the show today. इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. हमारे पूरी टीम को दीजिए अनुमति. नमस्कार. नमस्कार.